नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और इस वीडियो में आप जानेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव हिंदुस्तान में कैसे होता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है और कैसे एक राष्ट्रपति प्रत्याशी मुकम्मल राष्ट्रपति बन पाता है। तो शुरुआत में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताऊंगा, थोड़ा कठिन लगेगा आपको, धीमे धीमे आपको समझ में आने लग जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं, हम समझ सकते हैं कि कैसे होता है। देखिए, संविधान के भाग 5 में संघ और केंद्र का जिक्र किया गया है, यानी राज्यों का और केंद्र का, किस प्रकार से केंद्र होंगे, किस प्रकार से राज्य होंगे, सीमाएं, आवंटन, चुनाव, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 76 यानी 52 से 76 के बीच में राष्ट्रपति चुनाव का विवरण दिया गया है। देखिए, साल 1952 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट बना, जिसको 1974, 1977 और 1997 में संशोधित किया गया। पहले राष्ट्रपति चुनाव करना बहुत आसान था, पहले जो प्रक्रिया थी बहुत आसान थी और कोई भी टेढ़ा मेढ़ा इंसान खड़ा हो जाता था, उतना कठिन प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन वक्त की ज़रूरत के हिसाब से इसको संशोधित किया गया कि उसकी गरिमा, जो पद की गरिमा है, वो बनी रहे। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव है। आप समझते हैं कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं और जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब कि आप लोग चुनते हैं उनको। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो इनडायरेक्ट है, मतलब कुछ लोग होंगे जो आपके बिहाफ में राष्ट्रपति चुनेंगे, वो आपके ही नुमाइंदे होंगे। कौन है वो प्रत्याशी, हम आगे समझेंगे। देखिए, राष्ट्रपति चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इसको हम निर्वाचन मंडल भी कह सकते हैं, यानी कि वो मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। देखिए, राष्ट्रपति जो चुनाव है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, यानी अनुपातित प्रतिनिधित्व पर आधारित है। ये क्या है आप धीमे धीमे सब समझ जाएंगे। इस चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल स्थानांतरणीय वोट के तरीके से चुनाव किया जाता है, जो कि फेडरल प्रिंसिपल यानी कि संघात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ये बातें आपको बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी, समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। धीमे धीमे आप सब समझ जाएंगे। देखिए, आर्टिकल 54 में बताया गया है कि वोट कौन कौन डाल सकता है। आर्टिकल 55 में बताया गया है कि ये पूरी प्रक्रिया कैसी होगी। आर्टिकल 57 में बताया गया है कि कितनी बार कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। आर्टिकल 62 में बताया गया है कि कितना समय लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। जबकि आर्टिकल 71 में बताया गया है कि अगर कोई विवाद हो जाता है और अगर बहुमत की स्थिति में फैसला नहीं पहुंचता या कोई विवाद की स्थिति होती है तो उसका निराकरण क्या होगा। अब देखिए, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ये इलेक्टोरल कॉलेज, देखिए, इनके सदस्य कौन होंगे मैं बताने जा रहा हूं आपको। सभी राज्यों के, गौर से सुनिएगा, शब्दों का खेल है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलसी नहीं होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य नहीं होंगे यहां पर, याद रखिए, क्योंकि वो निर्वाचित नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद। अब एक बात इसमें गौर करने वाली है, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य यानी कि विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो निर्वाचित सीट होती है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, 2-3 लोग। और लोकसभा और राज्यसभा में भी आपको याद होगा, राज्यसभा में आपको याद होगा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों से, कला से, विज्ञान से, साहित्य से, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि हम पूरे हिंदुस्तान के विधायकों को जोड़ दें तो उनकी संख्या हुई 4120, जबकि हम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिला दें तो उनकी संख्या हुई 776। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये कुल आंकड़ा हुआ 4896। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है, 4896 लोग ही वो लोग हैं जो मतदान करेंगे। यही है वो इलेक्टोरल कॉलेज।
अब देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि विधायक और सांसद यानी एक व्यक्ति का एक वोट नहीं है, बल्कि इनकी वोट वैल्यू है अमेरिका की तरह। अब ये वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सुनते रहिए, आपको मजा आएगा। देखिए, आर्टिकल 55 यानी 55 में जिक्र किया गया है कि हर राज्य के हर व्यक्ति की बराबर वैल्यू होना चाहिए, समतुल्यता होना चाहिए, पैरिटी होना चाहिए। अब ये पैरिटी कैसे होगी, कैसे छन्नी से छान छान के हम नतीजे पर पहुंचेंगे। देखिए, एक विधायक की वोट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी होती है, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल सदस्य। इसको भाग करना है हमको 1000 से, जिससे एक ठीक ठाक आंकड़ा आ जाए, इसलिए 1000 से इसको भाग किया जाता है। मान लीजिए कि 1 लाख जो है जनसंख्या है किसी राज्य की, 1 लाख पर एक पकड़ लेते हैं, तो 10 जो है विधानसभा सदस्य हैं, यानी कि एमएलए। तो 1 लाख बटा 10 भागे 1000, सारे जीरो हम काटेंगे तो क्या मिलता है हमको, 100। यानी एक विधायक की वोट वैल्यू हो जाती है 100। अब आप समझ गए होंगे कि जिसकी जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उस विधायक का वोट वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं उनकी वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 200 के करीब उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट वैल्यू है, जबकि छोटे छोटे नागालैंड और इनकी विधायकों की वैल्यू बहुत कम है, 10-12 के आसपास। मेरे समझ से बहुत कठिन नहीं था, आपको स्पष्ट हो गया होगा इतना। एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ जो जनसंख्या है वो हम ले रहे हैं 1971 से। 1971 की जनसंख्या को मानते हुए ही ये विधायकों की वोट वैल्यू ली जा रही है, क्योंकि अब शायद जनसंख्या लेंगे तो उनको 1000 से नहीं 10,000 और 1 लाख से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ बढ़ चुका है। अब देखिए, सांसदों की वोट वैल्यू निकालते हैं। सांसदों की वोट वैल्यू निकालना भी बहुत आसान है। सांसदों की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतों का मूल्य बटे सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या। सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या तो आपको पता है कितनी है, 776 है, मैंने बताया है। और सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतों का मूल्य कितना हुआ, कैलकुलेट कीजिए। सभी विधायकों का मूल्य हुआ 5,49,474। ये सभी विधायकों की वोट वैल्यू है, बटा 776 यानी सांसद, राज्यसभा, लोकसभा मिलाकर। अब इनको जब आप भाग देते हैं तो वोट वैल्यू आती है 708 दशमलव कुछ दशमलव के बाद का छोड़ देते हैं तो 708। अब ये कितने सांसदों की वोट वैल्यू है, एक सांसद की, यानी 708 वोट वैल्यू हुई एक सांसद की। अब देखिए, अगर हम विधायकों की वोट वैल्यू और सांसदों की वोट वैल्यू को जोड़ दें तो विधायकों की वोट वैल्यू हुई 5,49,474 और सांसदों की वोट वैल्यू हुई यानी कि 708 इंटू 776 करें अगर हम, तो हम पाएंगे 5,49,408। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है 10,98,882। ये टोटल वोट्स हैं, 10,98,882। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट प्रोसेस, वोटिंग कैसे की जाती है। देखिए, वोटिंग जो है वो हमारे लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की तरह नहीं होती, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट की तरह नहीं होती। इनकी जो वोटिंग है वो होती है वरीयता के आधार पर, यानी प्रेफरेंशियल वोटिंग। अब ये प्रेफरेंशियल वोटिंग क्या है, देखिए बहुत सामान्य सी बात है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 4 आइसक्रीम है आपके पास और पता नहीं दुकान में कौन सी मिलेगी, तो आप कहेंगे कि देख लेना, पहले चॉकलेट मिल जाए तो चॉकलेट ले लेना, वरना बटर स्कॉच या फिर वेनिला या फिर ट्रफल। उसी प्रकार प्रेफरेंशियल वोट होती है। मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं A, B, C, D और आप जो हैं विधायक हैं और आप वोट डालने गए हैं।
तो आपको सबसे अच्छा कैंडिडेट लगा बी, तो आपने उसमें 1 लिख दिया। दूसरे नंबर पर अच्छा लगा आपको ए, तो आपने 2 लिख दिया। तीसरे नंबर पर डी लगा तो, और चौथे नंबर पर सी लगा। इस प्रकार से हमने अपनी प्रेफरेंस लिख दी कि पहले नंबर पर ए पसंद, दूसरे नंबर पर ए पसंद, तीसरे नंबर पर ए पसंद। अब देखिए इसकी काउंटिंग कैसी होगी, बड़ी मज़ेदार काउंटिंग है इसकी। प्रेफरेंशियल वोट में किस प्रकार की काउंटिंग होती है और कैसे नतीजे निकलते हैं, बहुत ही रोचक है। देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। काउंटिंग जो है वो सबसे पहले कोटा निर्धारित किया जाता है। अब ये कोटा क्या है? कोटा मतलब बहुमत पकड़ लीजिए आप, मोटा मोटा। कोटा कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स बटा नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो एक ही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज में +1 और ये टोटल में +1। सीधी सी बात है। अगर जैसे बहुमत होता है 50 + 1 का, तो अगर 100 मान लीजिए कि वैल्यू ऑफ वोट्स हैं, तो कोटा हुआ 51 का। मतलब जो 51 मत से ज़्यादा ले आएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। बहुत आसान है ये। अब देखिए इसको कर ही लेते हैं हम। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल वोट वैल्यू हुआ 100, और अगर हम इसका कोटा निकालें तो कितना हुआ? 51। मतलब 51 वोट जो पाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। वैल्यू हुई 100, वोट वैल्यू 100, कोटा 51। स्पष्ट होगा आपको अभी तक। अब देखिए राउंड्स में वोटिंग होगी। सबसे पहले देखेंगे हम किसको कितने वोट पड़े। अगर 100 वोट वैल्यू है, मान लीजिए ए को 40 वोट मिले, बी को 30, सी को 20 और डी को 10। अब ये वोट क्या है? पहले नंबर के बताए मैंने। मतलब 100 लोगों में पहले प्रेफरेंस में किसने किसको चुना है? पहला प्रेफरेंस बताया मैंने 40, 30, 20, 10। इतना तो स्पष्ट होगा आपको। अब सबसे फिसड्डी कौन है? डी। इसकी कांट छाट करनी पड़ेगी, क्योंकि 51 का बहुमत तो कोई भी नहीं छुआ, तो कांट छाट तो करनी पड़ेगी। अब हम सेकंड राउंड में बढ़ते हैं। सेकंड राउंड में क्या हुआ कि ये डी के जो 10 वोट्स हैं, मतलब जो 10 लोगों ने डी को पहली पसंद माना था, उसकी अगर हम चीर फाड़ करें तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं हम। तो जब डी के 10 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखी तो ए में 1, बी में 7 और सी में 2 लोगों ने चुनाव किया सेकंड प्रेफरेंस का। तो ये जो तीनों वोट्स हैं ये हम उसमें जोड़ देंगे और डी को डिलीट कर देंगे अपनी ज़िंदगी से, ख़त्म कर देंगे इसको। ये सबसे फिसड्डी था। अब कितना हो गया है? ए का हो गया +1 करके 41, बी का कितना हो गया 37 और सी का कितना हो गया 22। अभी भी किसी ने बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ। अब क्या किया जाए? अब सबसे फिसड्डी कौन है? सी। सी का चीरफाड़ किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही निकालना है हमको, धीमे धीमे करके नतीजे पर पहुंचना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मेथड से कोई भी आप नतीजे में ना पहुंचे। चीर फाड़ करते रहिए, नतीजे में पहुंच जाएंगे। राउंड 3 की ओर बढ़ते हैं हम। सी की कांट छांट करते हैं। देखिए सी में पहले 20 थे, बाद में 2 और जुड़े, यानी 20 लोग वो हैं जिनकी पहली पसंद सी है और 2 लोग वो हैं जिनकी दूसरी पसंद सी है। हैं दोनों ही सी के अब, क्योंकि आपका जो ट्रांसफरेबल वोट मैंने बताया था, तो ट्रांसफ़र हो गया है ये वोट। अब देखिए अब क्या होने वाला है, मज़ेदार है। सबसे पहले सी के 20 लेते हैं अपन, 20 वाले, उनकी कांट छांट करते हैं। जिन लोगों ने सी को पहली पसंद चुना था उनकी दूसरी पसंद क्या थी, यानी सेकंड प्रेफरेंस क्या थी? उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी ए थी 5 लोगों की, बी थी 12 लोगों की और डी थी 3 लोगों की। अब देखिए ये समझ गए तो आप पूरा खेल समझ जाओगे। डी जो है वो गेम से आउट हो चुका है। अब क्या किया जाए? नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस के तहत हम देखेंगे कि डी जो है उसकी थर्ड प्रेफरेंस क्या है। समझ गए कि नहीं? जिन 20 लोगों ने सी को चुना था उनकी सेकंड प्रेफरेंस हमने देखी, तो उसमें जो डी चुना था उनकी थर्ड प्रेफरेंस हमने देखी, तो ए की है 1 और बी की है 2, क्योंकि ऑप्शन ही 2 बचे हैं ना। डी तो आउट हो गया और सी चुन रहा है, तो 1 और 2। अब आते हैं +2 पर, यानी उन 2 लोगों पर जिन्होंने सी को सेकंड नंबर पर चुना था। इनकी हम देखेंगे थर्ड प्रेफरेंस। मान लीजिए
ए को कहा एक लोगों ने और बी को कहा भी एक लोगों ने, ये भी 1 1 हो गए। अब ये जो सारे ए और बी वाले हैं इन सबको हम जोड़ देंगे, यानी ए में जोड़ देंगे हम 5 + 1 + 1 और बी में जोड़ देंगे 12 + 2 + 1। तो ए के हो गए 7 और बी के हो गए 15। तो ए जो है उसके 7 वोट हम जोड़ देंगे ए में, यानी कि वो हो जाएंगे 48 और बी के वोट ऊपर ले जाकर हम जोड़ देंगे, वो हो गए 52। यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने के बावजूद सबसे ज़्यादा पहली पसंद जो चुना गया था ए को चुना गया था 40 वोटों के साथ, लेकिन अब जो है 52 का आंकड़ा है बी के पास और 51 का था कोटा। तो 52 हमारा विजेता है, ये जीत चुका है मैदान। मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, आपको समझ आया होगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हैं स्किप कर देते चले आते हैं, अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए।